बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शफीक शुजात और चैनल आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के शहर हुजरा शाह मुकीम में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान है वो 2 दफ़ा पास किया है। तो यही चीज़ हमें खींच के ले आई है। इनसे हम बातचीत करेंगे और अपने नाजरीन तक इनकी मुफीद जो बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हफीज़ असद साहब। जी मोहम्मद हफीज़ असद साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हफीज़ असद साहब, आपने 2 दफ़ा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया। ज़रा ये कामयाबी किस तरह आपने समेटी, ज़रा पस मंज़र बता दें, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की और ये सफ़र कैसे तय हुआ? मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है एमए तक, एमए एमएड तक। मैट्रिक जो है वो मैंने सिंध के एक ज़िला नवाबशाह के कस्बा छोटा सा बांदी, वहाँ से हासिल की। इसके बाद माइग्रेट हो गए, यहाँ पर आए पंजाब में, और यहाँ पर मैंने बतौर प्राइवेट एफए किया, बीए सब कुछ मेरा प्राइवेट ही था एमए तक। इवन मुझे ये भी याद आ रहा है कि जब मैं पहली बार 17 का एग्ज़ाम देने गया तो उस वक़्त जो इम्तिहान टेस्ट लेने वाले थे, इंटरव्यू लेने वाले बैठे हुए थे, उन्होंने जब मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे तो उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि आपकी सारी की सारी डिग्रियां तकरीबन सारी की सारी प्राइवेट हैं और वो हैं भी सेकंड डिवीज़न, इसमें कोई ख़ास बात हमें नज़र नहीं आ रही। तो उस वक्त मैंने कहा कि सर आप दोबारा इन डिग्रियों को देखें गौर से, कि मैंने ना मैट्रिक से लेकर एमए तक जो है एजुकेशन पढ़ी है और सीट की जो डिमांड है वो एजुकेशन ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और बस मेहनत की, और मेहनत का सिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इसी पर बैठा हूँ। सर, आपने 2 दफ़ा ये इम्तिहान पास किया, तो इसके लिए कोई ख़ास बुक्स होती हैं या कोई और तरीक़ाकार होता है जिसके तहत ये कामयाबी आपको मिली? असल बात ये है कि अगर कहा जाए कि ख़ास बुक, एक बुक से अगर तैयारी कर ली जाए तो मेरा ख्याल है कि मुमकिन ही नहीं कि आप कोई भी इम्तिहान पास कर सकें। मैंने जो किया था वो इस तरह किया था कि मैंने मैट्रिक से लेकर मास्टर डिग्री तक इसकी एजुकेशन की तमाम बुक्स पढ़ी। इसके बाद नेट से भी हेल्प लिए, कुछ जो सबका हेड मास्टर सेलेक्ट हो चुके थे मुझसे पहले, उनसे भी रहनुमाई की ली, और उसके बाद मैंने अपने खुद नोट्स तैयार किए और दिन रात मेहनत की, और उसका सिला है कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहते हैं कि जो मेहनत से ज़्यादा किस्मत का अमल दखल होता है, तो आप इस बात पे यकीन रखते हैं? जी, किस्मत का अमल दखल भी होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेहनत का जो है अमल दखल ज़्यादा है। क्योंकि हकीम सईद की वो बात याद आ रही है मुझे कि आपने कहा कि कामयाबी जो है हमेशा 90% मेहनत से और 10% जो है वो किस्मत से। और फिर वो इरशाद बारी ताला भी है कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो जिद्दोजहद करता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो है कि आप मेहनत करें, मेहनत के साथ साथ अपने रब्बुल इज़्ज़त से, अपने रब अल्लाह ताला से दुआ करें, यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। सर, हर कामयाब मर्द के पीछे कोई ना कोई औरत होती है, उसका हाथ होता है, तो आप इस फ़लसफ़े पे यकीन रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी जो कामयाबी का सिला है, जो नतीजा मुझे मिला है वो मेरी वालदा की दुआ है। मैं जब भी घर से बाहर जाता था, जब भी इम्तिहान देने गया या जब भी किसी मकसद के लिए गया, तो मैंने अपनी वालदा से दुआ करवाई और उसी का नतीजा है। इसके बाद मैं कहूँगा कि इसके बाद जो है मेरी मिसेस ने मेरी बहुत हेल्प की है इस सिलसिला में, ये उनका भी तामुन है मेरे साथ। अच्छा सर, ये जो हमारे आजकल के बच्चे, आजकल के नौजवान जो है पीपीएस का इम्तिहान देते हैं, हज़ारों की तादाद में अपीयर होते हैं, लेकिन चंद 20, 30, 40, 50 उम्मीदवार कामयाब होते हैं। उसकी वजह क्या है? आखिर वो हज़ारों रह क्यों जाते हैं? रहने की वजह आपको क्या समझ आती है? असल में बात यह है कि वो सीरियस होकर एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करते, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ी तब दाखिला ज़रूर भेज देते हैं, इसके बाद वो मेहनत नहीं करते। अब मेरी ये कंडीशन थी कि जब एग्ज़ाम यानी नज़दीक, जब मैंने अप्लाई कर दिया, उसके बाद ये कंडीशन थी कि मैं रात के 3-3 बजे तक ये एजुकेशन की तैयारी करता था। इवन ये हो जाता था कि मैं पढ़ता रहता था, और ये हकीकत है कि मेरा पैशन है एजुकेशन। जब मैं पढ़ता था रात के 3-4 हो जाते, उस वक्त मेरी मिसेस कहती कि अब तो सो जाओ, बस करो अब तो सो जाओ। लेकिन नींद जो थी, जब कोई दिलचस्प मजमून पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, नावल पढ़ रहे हो जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, बिल्कुल वही कैफियत थी मेरी। इसी तरह आप कह सकते हैं कि जब आप क्रिकेट मैच, जो शौकीन है क्रिकेट देखने के, अगर मैच लग रहा हो, खासकर वर्ल्ड कप लगा हुआ हो और फाइनल मैच हो, तो मेरा ख्याल है लोग देखते हैं, सारी सारी रात बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। ये सिर्फ दिलचस्पी की बात है। अगर आपकी अपने सब्जेक्ट में दिलचस्पी है तो यकीनन आप कामयाब होंगे।
सर कहते हैं आजकल के नौजवान, मैंने भी सुना है नौजवानों की ज़ुबानी, कहते हैं जी ये सीटें जो हैं पहले बिक चुकी होती हैं और इनके पैसे लगते हैं, बोली लगती है, चाहे पीपीएस हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़्यादातर जो है ना सीटें ये फ़रोख्त होती हैं। तो आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि ऐसा होता है वैसे? अगर ऐसा होता तो कम से कम मैं सीट पे कभी भी सिलेक्ट ना होता, क्योंकि आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं मेरे बैकग्राउंड से भी कि मैं इंतहाई यानी कि एक गरीब घराने से मेरा ताल्लुक़ है। जब हम ये 1990 में हम माइग्रेट होकर यहाँ आए थे, तो उस वक़्त हमारे पास टोटल मेरा ख़्याल है 15 से 20 हज़ार रुपया था टोटल हमारी फैमिली के पास। अगर उस सूरत में हम आए यहाँ पर, उसके बाद हमने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। अगर ये बिकती होती सीटें, कम से कम मेरे जैसा आदमी जो है ना वो सिलेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत से मिलती हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं है। सर आपने बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी काम किया और उसके बाद आप सीनियर हेडमास्टर भी काम कर रहे हैं, तो इनमें कोई डिफरेंट है, कोई फ़र्क है इनमें ज़िम्मेदारियां अदा करने में? मज़ा किस जॉब में है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन की जॉब में या बतौर सीनियर हेडमास्टर? दोनों असल में डिप्टी डीओ की सीट की अपनी डिमांड्स हैं और सीनियर हेडमास्टर की सीट्स की अपनी डिमांड है। लेकिन जो मेरा जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, असल में बेसिकली मैं अपने आप को टीचर फील करता हूँ। तो मैं ना बीइंग अ टीचर बतौर सीनियर हेडमास्टर जो है अपने आप को रिलैक्स फील करता हूँ। इसकी वजह यह है कि इसमें अब भी मैंने 4-5 पीरियड खुद अपने भी रखे हुए हैं। इसके अलावा आजकल हमने छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ होने के बावजूद हमने ऑनलाइन क्लासेस का भी इजरा किया है। ये भी सिर्फ इस तरह है कि हमने किसी भी तरीके से ना तालीम के अमल को जो है वो जारी सारी रखना है। सर यकीनन आज के हमारे नौजवान हैं, उनके आप आइडियल होंगे, आप वो भी आप जैसा बनना चाहते हैं, जो तकरीबन मास्टर कर चुके हैं और एमफिल की डिग्रियां उनके पास हैं। वो ख्वाहिश रखते हैं कि जिस तरह आपने 2 दफ़ा पीपीएस का इम्तिहान पास किया, उनके अंदर भी ख्वाहिश है कि हम इन जैसा बने, तो उनको क्या करना चाहिए? तो फिर यहाँ पे मैं सिर्फ वो एक मिसाल देना चाहूँगा कि सुकरात से किसी ने एक बार पूछा था कि मेरा एक मकसद है ज़िंदगी का और मैं कामयाब होना चाहता हूँ। तो सुकरात ने कहा कि कामयाब होने के लिए कल आपको दरिया के किनारे मुझे आके मिले। अगले दिन वो आदमी जो है वो दरिया के किनारे मिलता है, तो सुकरात उसे खींच के दरिया के अंदर ले जाता है और उसे गोते देने लगता है। वो आदमी बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के बाहर आता है। तो सुकरात कहता है ये है कामयाबी का राज। तो आदमी हैरान होता है। सुकरात बताता है कि जिस तरह तुमने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ कर दी, अपनी तमाम तगो दो कर लगा दिया आपने, तो इसी तरह अगर तुम अपने मकसद में कामयाब होने चाहते हो तो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अपने मकसद के असूल के सर्फ कर दो, यकीनन तुम कामयाब व कामरान होगे। बस मैं यही कहता हूँ कि एक मकसद सेलेक्ट कर लें आप और मकसद के असूल के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो सर्फ कर दें, यकीनन आप कामयाब व कामरान। सर ये आजकल कोरोना की जिस तरह वबा फैली हुई है, तो इस हवाले से कुछ आप कहना चाहेंगे? या ये जो तालीम का निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है, और क्या इसमें कुछ सदाकत भी है कोरोना में? कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है ये सब बकवास है, कोरोना नहीं है, तो क्या ये हकीकत है? इसके बारे में आपके पास जो इल्म है हमारे नाज़रीन से शेयर करें। असल में कोरोना जो है ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है और ये जो अफवाहें हैं कि इसका वजूद नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ये आए दिन आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि इससे अमवात हो रही हैं। अब जो नई लहर आ रही है कोरोना की, मेरा जो नुक्ता नज़र है, बल्कि साइंसदानों ने जो ये कहा है कि ये जो लहर है ये पिछली कोरोना से थोड़ी सी शिद्दत अख्तियार करेगी। वजह यह है कि ये जो कोरोना का जो वायरस है ना वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। ये 2019 में इसकी कुछ और शेप थी, अब हालात के मुताबिक 2020 में इसकी 19 में और थी, अब 20 और 21 की जो शेप है इसने अपनी शेप चेंज कर ली है। लिहाजा इस पर वो जो मेडिसिन जो थोड़ी बहुत असरअंदाज करती थी, मेरा ख्याल है वो भी असरअंदाज नहीं होगी। इसका बाकायदा वजूद है कोरोना का। तो इसमें यही है कि एहतियाती तदाबीर जितनी ज़्यादा की जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा हफीज़ साहब, अगर हमारे चैनल की वसातत से हमारे जो नौजवान हैं जो आगाही लेना चाहें पीपीएस के इम्तिहान से, तो क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो उन्हें इजाज़त है आपकी तरफ से, आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी, मैं हर वक्त तैयार हूँ उनके लिए। जी नाजरीन, इनका नंबर हम आपको दे देंगे अपनी स्क्रीन पर और आप इनसे बदरिया कॉल भी रब्ता कर सकते हैं हफीज़ साहब से। आखिर में आप सर हमारे नाजरीन को, रोशन पाकिस्तान के नाजरीन को कोई खूबसूरत मैसेज देना चाहें? बस मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को एक कॉल सुनाना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कामयाबी को कभी दिमाग में और नाकामी को कभी दिल में जगह ना दो, क्योंकि कामयाबी को दिमाग में जगह देने से तकब्बुर पैदा होता है और नाकामी को दिल में जगह देने से मायूसी पैदा होती है, और ये दोनों चीज़ें जो हैं तरक्की की राह में रुकावट हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करें,
بار بار محنت کریں، انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب۔ ناظرین، یہ ہمارا پہلا انٹرویو تھا، جس سے آپ کو کیسا لگا یہ آپ اپنی رائے دیجیے گا، ہمارے چینل کے میسج پہ جا کے کلک کیجیے گا اور اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا، تاکہ ہمارا جو حوصلہ بڑھا رہے، ہم اس طرح کے انٹرویوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے ایریا میں کوئی اہم شخصیت رہتی ہے جس نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو، آپ اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں، ہم انشاءاللہ اس شخصیت کا انٹرویو کریں گے اور آپ اس کے انٹرویو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان شفیق شجاعت کو۔ اللہ حافظ۔